स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूं सर्वेश्वर स्टडी चैनल के माध्यम से जीके एंड जीएस का पार्ट 6। दोस्तों, मैं ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की अधिकतम संभावना रहती है। मैं वही क्वेश्चंस कराता हूं और कुछ समय बाद आने वाली हैं वैकेंसियां यूपी लेखपाल, यूपी टीजीटी पीजीटी की और एसआई। इसके अलावा भी कई वैकेंसियां रेलवे वगैरह की आती रहती हैं जिनमें जिनमें केवल जीएस ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही सब्जेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु मैं जो जीएस का पार्ट करा रहा हूं इस समय वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से रखिएगा, इनसे पढ़ाई कीजिएगा और आने वाली परीक्षाओं में बैठ करके इन प्रश्नों में इनमें से कोई भी प्रश्न फंस रहा है तो आप तुरंत उन्हें पढ़िएगा और तुरंत टिक लगाइएगा, सही कीजिएगा और आप अपना 1 नंबर या 2 नंबर जितने नंबर का होता है उन्हें क्वालिफाइंग में आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों, देखते हैं वो प्रश्न क्या है। इससे पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तभी तो ये यूट्यूब चैनल सर्वेश्वर स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, आप भी सिलेक्ट होंगे और भी सिलेक्ट होंगे। जब सभी सिलेक्ट होंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, हमारा देश भी महान होगा। जैसे अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है। अमेरिका के चाहे वो उत्तरी भाग हो या दक्षिणी भाग हो, पूरा का पूरा अमेरिका का इकोनॉमी पावर सबसे तेज है क्योंकि वहां पर 70 से 80% लोग, देखिएगा दोस्तों, 70 से 80% लोग क्या हैं, मजदूर नहीं है। वहां पर मजदूरों की संख्या अगर देखी जाए तो केवल 20% होगी, केवल 20% होगी। परंतु यदि वहां पर इकोनॉमिस्ट की संख्या देखी जाए, यानी कि जॉब करते हुए लोग या फिर जॉब जिनको नहीं लग पा रही है, तो वो इतने टैलेंटेड हो जाते हैं, इतने टैलेंटेड हो जाते हैं कि वो अपनी जहां भी दुकान रखते हैं, दुकान का मतलब है कोई भी ऐसा बिजनेस डाल देंगे जिसके माध्यम से वो लाखों करोड़ों डॉलर, रुपए की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, डॉलर कमाएंगे और उन डॉलर्स से वो अपना घर खर्च चलाते के साथ साथ वो एक इकोनॉमिस्ट पावर बन जाते हैं और उनकी इकोनॉमी, उनके कर्तव्य से उनके देश की इकोनॉमी बढ़ती है। वही मैं कह रहा हूं दोस्तों, स्वयं भी पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि दोस्त भी पढ़ें और जॉब प्राप्त करें। दोस्तों का सहारा आप भी बनिए और ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल सदा आप सबके साथ है। और दोस्तों देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखिए वो प्रश्न क्या है। आज देखिएगा पार्ट नंबर 6 में क्या चल रहा है। पहला प्रश्न कहा गया है कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं, पहला प्रश्न कहा गया है कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं। अब यहां पे देखिए ये बात हो रही है, अग्निकुंड के साक्ष्यों की जो बात हो रही है, यानी कि लोथल एवं कालीबंगन में मिले हैं, 2 जगह मिले हैं। यहां पे अब आपको एक बात और बता दूं कि ये जो लोथल और कालीबंगन जगह बताई गई हैं, जो शहर बताए गए हैं, ये क्या है। ये दोस्तों जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की बात बोली जाती थी, यानी जिन्हें हम हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता के ये 2 शहर हैं लोथल एवं कालीबंगन। यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, यानी कि यहां पर अग्निकुंड था। बात समझना, अग्निकुंड का मतलब ये नहीं होता कि जैसे जलकुंड होता है। अग्निकुंड का मतलब होता है जैसे आज के समय हम लोग बोलते हैं यज्ञ, तो उस समय जो यज्ञ हुआ करते थे तो उन यज्ञों का साक्ष्य कहां मिला, तो दोस्तों उन यज्ञों का साक्ष्य मिला था लोथल एवं कालीबंगन। परंतु वहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पर किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती थी, वहां पर किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती थी। जैसे वहां पर विष्णु भगवान की पूजा होती हो या वहां भगवान शिव की पूजा होती हो या वहां पर इंद्र की पूजा होती, ऐसा नहीं देखा गया। वहां पर देखा गया कि एक श्रृंगी पशु वाले, यानी कि जो पशुओं के, जिनके चारों तरफ पशु रहते हैं और बीच में एक मूर्ति बनाई गई जिन्हें पशुपतिनाथ कहा गया, तो वो एक शिव का रूप बना दिया गया, यानी कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को बोला गया। तो बस उनकी पूजा होती थी, उनके लिए यज्ञ होती थी। यहीं पर बात की जाए, वो मातृ पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति को माता मानते थे, पृथ्वी को माता मानते थे और इन दोनों की पूजा करते थे मातृ रूप में। और उनके लिए जैसे उन्होंने
खेत में उपज होने के लिए बाढ़ ग्रस्त ना हो कोई, तो इसलिए उन्होंने एक काम किया कि क्यों ना हम खेतों पर जाकर यज्ञ करें, यज्ञ वेदी बनाकर यज्ञ करें। तो उन्होंने यज्ञ किए हैं खेतों पर जाकर, यानी कि अपनी अपनी जमीनों पर जाकर यज्ञ किए हैं। तो वहां से क्या होता था कि वो अपनी माता को पूज रहे, यानी कि एक तो जमीन को पूज रहे, यानी पृथ्वी को पूज रहे, दूसरा वो प्रकृति को पूज रहे हैं। प्रकृति को कैसे पूजे? जब उसमें आहुति डालेंगे, जो वहां से उस आहुति के द्वारा बना हुआ, यानी घी हुआ, धूप हुआ, बत्ती हुआ, यानी एक्स वाई जेड जो भी आहुति में पड़ता है, उसके माध्यम से जो धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, उससे वायु हमारी शुद्ध होती है, उससे हमारी वायु शुद्ध होती है। दोस्तों यही चीज होती है, यानी कि अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड। तो जो उस समय होते थे, तो जो अग्निकुंड बनाए हुए थे वो लोथल एवं कालीबंगन में प्राप्त हुए। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? दोस्तों उन्होंने ग्रीड पद्धति अपनाई। देखिएगा दोस्तों, ग्रीड पद्धति। अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? ये देखिएगा, बड़े वर्गों के। बड़े का मतलब होता था जो लोग यानी कि बड़े होते थे। बड़े होने का मतलब ये नहीं था कि मैं बड़ा हूं या तुम बड़े हो। बड़े का मतलब होता था उच्च वर्ग के लोगों में, यानी कि जो राजा होते थे, उच्च कुल हुआ करता था, उनके हाथों में शासन हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में यही होता था। अब सुनिएगा, अब यहां पे एक बात और बता दूं कि इसमें 2 रूप भी बताए गए हैं। एक और मैं बता दे रहा हूं, जो बड़े होता है, एक तो यहां पे मैंने बता दिया वो बड़े लोग जिनके हाथ में शासन दिया जाता है, यानी कि वो क्षत्रिय लोग कहलाते थे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, यहां पे मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस पर आधारित थी? तो दोस्तों वो कृषि पर आधारित थी और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। कहने का अर्थ समझिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था हमारी तब उत्पन्न होगी, यानी कि तब मजबूत होगी जब हम जो भी पैदावार करें, चाहे वो कृषि के रूप में पैदावार करें, चाहे वो किसी कंपनी के माध्यम से पैदावार करें। दोस्तों पैदावार दोनों जगह होती है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से पैदावार करें, चाहे वो किसी मोबाइल यानी एंड्रॉयड वगैरह की कंपनी के माध्यम से, सिम वगैरह के माध्यम से करे, या फिर किसी फर्नीचर के वगैरह से करें, यानी किसी भी ऐसी जगह से करें उत्पादन जहां से वो पैसा एकत्र करे और सरकार को भी दे, स्वयं भी ले। इसी तरह से उस समय जो वर्ग होता था क्षत्रिय वर्ग, उन्हें भी बड़े कहा जाता था, यानी कि वो बड़े लोग होते थे। दूसरा बड़े कहा गया है लाला लोग, जो गुप्ता लोग हुआ करते थे, जिन्हें हम लोग देसी भाषा में बनिया कह देते हैं। बात समझ में आई ना? लाला या गुप्ता, यानी कि वैश्य। वैश्य का मतलब जो व्यापार करने वाले होते थे, व्यापारी। क्योंकि उनके हाथ में कैसे होता था दोस्तों, वो जब अपना सामान बनिया यानी कि व्यापारी वर्ग को देते थे, तो व्यापारी वर्ग राजा को देता था और राजा व्यापारी वर्गों को बेच करके क्या करता था, लोगों तक पहुंचाता। तो जो इस समय जो वर्ग के हाथों में था, उस समय शासन का संभवतः ज्यादातर काम वो बड़े वर्ग के लोग करते थे। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर जो 4 है वो देखिएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी किसने कहा? यानी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसी जगह हैं जिनको ये कहा कि ये जुड़वा राजधानी है एक विस्तृत राज्य की, विस्तृत साम्राज्य की। जैसे मान लो एक यूपी साम्राज्य था, कोई उत्तर प्रदेश एक साम्राज्य है, उसमें 2 राजधानियां बना दी गई, यानी कि जुड़वा राजधानी। जैसे हम यहाँ पे एक बात और बता दूं, किसी कहने का अर्थ है कोई एक ऐसा राज्य बताइएगा जिसकी 2 राजधानियां हो, एक ऐसा राज्य हो जिसकी 2 राजधानी हो। मान लो मैंने अपने यूपी से ले लिया, यूपी की एक राजधानी हो गई लखनऊ, तो दूसरी राजधानी हमारी इलाहाबाद भी है, परंतु उस राजधानी का नाम कहा जाता है, उसे कौन सी राजधानी कहते हैं? उसे कोर्ट के हिसाब से न्यायालयिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायालयिक राजधानी। यहीं पे मैंने आपको बताया। तो जुड़वा राजधानी इसमें कहा है, किसने कहा है? पिगट ने कहा है, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा है। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न देखिएगा क्या है, मांडा किस नदी पर स्थित था? तो दोस्तों जो मांडा है ना, मांडा एक द्वीप था उस समय के हिसाब से, लेकिन अब द्वीप नहीं बचा,
क्योंकि अब ये हमारे इससे मिल चुका है। तो यानी कि जो नदी के किनारा भाग होता है ना, किनारे पर वो भाग मिल चुका है, नदी दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। और ये जो मांडा द्वीप उस समय बना हुआ था, तो ये अब नदी के किनारे पर जुड़ चुका है, यानी कि हमारी पृथ्वी से सट चुका है, हमारे भाग से सट चुका है, हमारे भाग से मिल चुका है दोस्तों। तो ये मांडा जो शहर बन चुका है, ये कहां पर, मतलब कौन सी नदी पर स्थित था? तो ये चिनाब नदी पर स्थित था। मांडा जो था वो चिनाब नदी पर स्थित था, ये शहर था एक तरह से। अब देखिएगा 6वां प्रश्न क्या है। 6वां प्रश्न पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेलुहा का शब्द जो उत्पन्न होता है, मिलता है मेलुहा शब्द, ये किसके अभिप्राय से बना है, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों इसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से, यानी कि जो मेसोपोटामिया के अभिलेख मिले हैं, जो ग्रंथ मिले हैं, उनमें मेलुहा शब्द जो मिला है वो शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाता है, यानी कि उसका जो सिंधु घाटी शब्द का दूसरा रूप मेलुहा शब्द है। समझ गए ना दोस्तों? अब देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था जौ को, यानी कि यव वैदो। यव के लिए क्या बोलते थे? यव खरीद लाओ, तो जौ को खरीद लाओ। बात समझ दिए ना? यही चीज यव को जौ के रूप में बोला जाता था। आप देखिएगा यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहलाता था, यानी कि क्या कहा जाता था? जो यजुर्वेद का पाठकर्ता होता था उसे अधर्व्यू कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अधर्व्यू कहा जाता था। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 9, केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी कि एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रिया। मान लो मैंने कोई एक आर्थिक इकाई, मेरे दिमाग में ऐसी कोई एक आर्थिक इकाई सूझी, जैसे मान लो मोदी जी ने एक आर्थिक इकाई के रूप में योजना आयोग लागू किया, नीति आयोग की जगह योजना आयोग। यहां पे क्या हुआ? उन्होंने योजनाओं को नए नए तरीकों से काम करना शुरू कर दिया, ये सब किया। तो जब इन्होंने योजनाओं को बनाना शुरू किया, इससे एक आर्थिक इकाई पैदावार करती। इसमें कौन कौन सी इकाइयां, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? आर्थिक इकाई क्या है? मान लो एक मेक इन इंडिया और है, तो मेक इन इंडिया जो है मोदी जी ने चालू किया है दोस्तों। ये जो मेक इन इंडिया है ये हमारी एक आर्थिक इकाई है। अब इसमें क्रियाएं क्या क्या हो रही हैं, उन क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? यानी कि भारत में जो अर्थव्यवस्था थी उसमें उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और ये किस अर्थशास्त्री के शिष्य हैं ये पता है? ये हमारे अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1999 में, उनका नाम मुझे बताएं। जिनके ये शिष्य हैं कमेंट बॉक्स में जरा नाम बता करके मुझे बताएं, नहीं तो मैं कल के वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा इनका नाम। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 11 है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSC कहते हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1951 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? तो दोस्तों उत्पादन व उपभोक्ता, यानी कि मैंने उत्पादन किया, तुम उपभोग कर रहे हो, तुमने उत्पादन किया, मैं उपभोग कर रहा हूं, जो बीच की कड़ी बनती है ये क्या कहलाता है? यानी कि विनिमय। विनिमय का मतलब लेन देन। बात समझ में आ गई? यानी कि जब आप किसी दुकानदार से जाते हो तो आप वहां से जैसे चॉकलेट लेके आए, ज्यादातर लोग खाते होंगे चॉकलेट को। आप देखिए जैसे आप चॉकलेट लेके आए, तुमने कहा नहीं मुझे डेयरी मिल्क ही चाहिए। बात समझिएगा? तुमने कहा नहीं मुझे सिर्फ डेयरी मिल्क चाहिए। अब यहां पे समझना, उसके पास डेयरी मिल्क नहीं है तो उसने उत्पादन नहीं कर पाया डेयरी मिल्क का। आप उपभोक्ता तो थे परंतु उसने उत्पादन नहीं कर पाया। जब उसने उत्पादन नहीं कर पाया, उसने तुम्हें डेयरी मिल्क नाम की चॉकलेट नहीं दी, तो आपने वहां से नहीं लिया, न पैसे दिए न वहां से ली, तो वहां पे आदान प्रदान नहीं हुआ, वहां लेन देन नहीं हुआ, वहां विनिमय नहीं हुआ।
जब नहीं हुआ तो इसको हम उत्पादन और उपभोक्ता कहेंगे ही नहीं। और आप दूसरी दुकान पर चले गए, वहां पे आपको डेयरी मिल्क मिल गई। जैसे ही आपको डेयरी मिल्क मिली, तुमने तुरंत रुपया दिया, तुरंत 50 रुपए दिए, तुरंत एक छोटी सी चॉकलेट लेके चले आए, उसे खा रहे हो अच्छे से। आप समझना, तुमने रुपया दिया यानी कि देन किया, यानी कि प्रदान किया, और जैसे ही तुमने देन किया यानी प्रदान किया, तुरंत आदान हुआ। बात समझिए, आदान का मतलब तुरंत लेन हुआ, तुरंत आदान हुआ, यानी तुरंत तुमने चॉकलेट ली और खाई, मौज लिया। ये क्या है? लेन देन, यानी कि तुमने पैसे दिए, पैसे देने के बावजूद तुमने क्या लिया? डेयरी मिल्क लिया। तो ये जो विनिमय होता है, यही तो विनिमय होता है, यही लेन देन की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? विनिमय, यानी उत्पादन व उपभोक्ता के बीच। जो उत्पादन नहीं करता उसके पास होता ही नहीं है, तो वहां से लेन देन प्रक्रिया होगी नहीं। यानी जब भी लेन देन की प्रक्रिया होती है तो दोस्तों उत्पादन एवं उपभोक्ता के बीच ही होती है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, वो सॉरी 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों जीवन के जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था वो किया था जॉन टिनवर्जन ने। किसने किया था? जॉन टिनवर्जन ने किया था। आप देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता, ये तो इन्होंने प्रतिपादन कर दिया, लेकिन वैज्ञानिक रूप में जो प्रस्तुत किया गया वो विकसित किया गया, वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया, वो विकसित किया गया, ये श्रेय किसे मिला? ये मिला था मॉरिस डी मार्टिस को। यहीं पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे कहा जाए जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो आप तुरंत कोई ना कोई ऐसा नाम बताएंगे, जैसे ऋषभ देव, तुरंत कहते होंगे। लेकिन यहीं पे बात यदि की जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक का मतलब जानते हो कौन होता है? यानी कि उसने पुनः एक तरह से स्थापना कर दी हो, उसका विस्तार कर दिया हो, वो थे हमारे महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर कहलाए। समझ गए ना? यही था हमारे यहां पर कहने का अर्थ। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन तो जॉन टिनवर्जन ने कर दिया था, लेकिन ये जो गुणवत्ता सूचकांक था प्रतिपादन होने के बाद एक तरह से डेड अवस्था में पड़ा था, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं हो पाता था। लेकिन एक महान वैज्ञानिक आए, उन्होंने काम एक ऐसा कर डाला, एक ऐसा काम कर डाला कि इसे प्रस्तुत भी अच्छी ढंग से कर दिया और उसे विकसित भी कर दिया, और ये थे मॉरिस डी मार्टिस। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या है। कभी भी क्वेश्चंस ऐसे आए तो हमेशा याद बने रहेंगे। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटक कौन से हैं? तो यहां पे प्रश्न मैंने किया था, और उससे पहले मैंने प्रश्न किया था कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किस। अब यहां पे मैंने घटक पूछा है, यानी कि जो प्रतिपादन करते हैं, कैसे पता करेंगे कि जीवन में, जो हमारी जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या क्या है, कैसा है हम सबके जीवन, तो कैसे पता चले? यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, उसके बाद शिशु मृत्यु दर, उसके बाद साक्षरता। ये तीन ऐसे गुणवत्ता हैं, ऐसी तीन गुणवत्ता हैं, ऐसे घटक हैं जो हमारी पता चलता है कि हमारे भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। समझ गए? अब देखिएगा दोस्तों 15वां प्रश्न क्या कहता है। 15वां प्रश्न कह रहा है, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों ये हमारे महान वैज्ञानिक हुए विलियम नॉर्थस और जेम्स रॉबिन। इन दो भाइयों ने, भाई नहीं थे आपस में, परंतु ये आपस में भाईचारे से रहते, तो इसलिए मैंने भाई बोल दिया। विलियम नॉर्थस तथा जेम्स रॉबिन, ये दो महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की अवधारणा दी थी। आप देखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये पिछले पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जा चुका है 3 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या है। ये हर किसी को पता होगा, प्रत्येक बच्चे को पता होगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आप देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं, एक प्रश्न कर रहा हूं, अरस्तु किसके शिष्य थे? ये प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दें इसका, ठीक है दोस्तों। आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, जीव विज्ञान जो शब्द दिया है सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा? दोस्तों लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने कहा। ये तो जीव विज्ञान है, इसके अंदर जीवों का अध्ययन होता है, तो जीव विज्ञान हो गई ना। तो यानी कि इन्होंने 1801 में इसका नामकरण किया था, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब देखिएगा 18वां प्रश्न क्या है। तो
तो 18वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को, किसे? थियोफ्रेस्टस को। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 19 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? समझ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी बात पूछी गई है और ये इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आईएएस में 6 बार प्रश्न पूछा चुका है। 2000 में पूछा गया था, 1998 में पूछा गया था, 95 में पूछा गया, इसके बाद दोस्तों 3 और 4 में पूछा गया, यानी 7 बार पूछा जा चुका है। आप देखिएगा, इसका सिद्धांत दिया था AI ओपेरियन ने। दोस्तों AI ओपेरियन ने दिया था और ये प्रश्न लेखपाल की विगत परीक्षाओं में भी 1-2 बार पूछे जा चुके हैं, 2008 वाली में और 2011 वाली में। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 20वां क्या है, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? देखिएगा चिकित्सा शास्त्र, तो ये थे हिप्पोक्रेटस। कौन थे दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। लेकिन ये तो आधुनिक की बात चल रही है, लेकिन आपको एक सच्चाई की बात बता दूं, हमारे वैज्ञानिक लोग ज्यादातर पाश्चात्य की तरफ भागते हैं, परंतु सच बात तो ये है कि जो चिकित्सा शास्त्र है तो हमारे यहाँ पर सुश्रुत ने स्टार्ट किया था और चिकित्सा शास्त्र में शल्य चिकित्सा के बारे में सर्वप्रथम ज्ञान हमारे सुश्रुत ग्रंथ में मिलता है। यानी कि एक वैद्य हुए थे सुश्रुत, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र का भी निर्माण किया था और उसमें सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के बारे में, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी के बारे में ज्ञान दिया था। तो हमारे देश से बहुत चीजें नष्ट हो चुकी हैं, लोग उसे मानते नहीं हैं, परंतु ये चीजें पाश्चात्य शैलियों में पहुंच चुकी है। पाश्चात्य शैली का मतलब पीछे की शैलियों का मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं पाश्चात्य शैलियों का मतलब दे रहा हूँ। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, कनाडा हुआ, रसिया हुआ, चाइना हुआ, इन सब की बात मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने पुर्तगाली हुए, यूरोपीय कंट्रियां जितनी भी हैं, जितना भी यूरोप महाद्वीप में बसी हुई कंट्रियां हैं, जितने भी हमारे अमेरिका जो महाद्वीप है, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका हो, इनमें बसे देश हैं, उनमें जो चिकित्सा यानी कि जो ज्ञान पैदावार हो रहा है वो हमारे भारतीय ग्रंथों से पैदावार हो रहा है। हम यहाँ पर पुराणों को नहीं मानते, लेकिन वहां पर वो पुराणों को सजोए रखते हैं। हम यहाँ पर अपने महान लोगों को नहीं पूज पाते। जैसे हम यहाँ पर अपने एक बात बता दूं चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद इतने महान थे, लेकिन अगर बात यहीं पे कर दूं मैं एक बार स्वामी विवेकानंद की, तो हमारे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को एक आध लोग मानता होगा, अच्छे से पूजता होगा, लेकिन अभी भी चले जाइए कहां पर, शिकागो में, और शिकागो में उनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है जहां पर सर्वप्रथम सुबह उठते ही वहां के लोग स्वामी विवेकानंद के चरणों में फूल अर्पित करते हैं। समझ गए? अब देखिएगा दोस्तों, अपनी शैलियों को अपने पास रखिए, यानी कि अपने पास बुलाइए, पाश्चात्य शैलियों में मत भागिए, पाश्चात्य देशों को यानी कि दूसरे देशों को बढ़ोतरी मत दीजिए, बढ़ावा मत दीजिए, या देना ही है तो अपनी भारत माता को दीजिए, क्योंकि इसी में हम पैदा हुए, इसी में हम खेल खा रहे हैं। किसी दिन इसी हम तो यही कहते हैं, कोई ऐसा मौका आ जाए हे माता जिसके माध्यम से मैं तेरे सर पर आकर के यानी कि तेरी छाती पर आकर के तेरी रक्षा कर सकूं और मैं उसी जगह पर तेरी गोद में अपने आप को समाप्त कर लूं। कहने का अर्थ समझिएगा, चाहे वो पाक युद्ध हो, चाहे वो चाइना से युद्ध हो, चाहे किसी भी रूप में कोई भी बाढ़ग्रस्त लोग हों, उनकी सहारा बनने पर यदि मेरी मृत्यु होती है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। उस जगह मैं अपने आप को एक सैनिक समझूंगा, क्योंकि वो लोग महान होते हैं जो सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं। आप समझिएगा दोस्तों, 21वां प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1962 ईस्वी में। अब देखिएगा 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये बात मैं आपको एक अच्छे से बता दूं, जो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति गठन किया गया ये विक्रम साराभाई ही नहीं की थी। क्यों की थी? इसके पीछे एक कारण था। विक्रम साराभाई एक बार अमेरिका गए, तो अमेरिका जिस समय गए 1962 से पहले की बात है, तो उस समय चाइना से वॉर हो रहा था, तो विक्रम साराभाई वापस चले आए। जब वापस चले आए तो उन्होंने यहां पर हालात देखे। हालात देखने के बाद सिर्फ कुछ समय के लिए गए थे, साल 1.5 साल के लिए। ये बिक करके नहीं गए। जो आज के जमाने में, आज के जमाने के बाद इस समय के काल में जो
वैज्ञानिक होते हैं बिक जाते हैं और अपने देश को, अपनी माँ को छोड़ करके। क्या कोई खास ऐसा बच्चा जो अपनी माँ को छोड़ दे? या छोड़ना ही है तो बचपन में ही क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ना था तो बचपन में ही छोड़ देते, तब पले बड़े होते, तब तो हम जानते तुम किस ऊंचाइयों तक पहुंचे हो। अरे माता पिता की कोख में लात मारने वाले, बाद में तुम उनके सर पर लात मारते हो, चले जाते हो, उन्हें दिखाते नहीं हो, पीठ दिखाकर चले जाते हो। इससे अच्छा है यार तुम मर जाते। कहने का समझिएगा, भारत देश में पैदा हुए, बड़े हुए भारत देश में, उसके बाद तुम चले जाते हो अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया वगैरह, कहीं चाइना वगैरह में, फ्रांस वगैरह में, जर्मनी में। तो क्या वहां की इकोनॉमी को तुम बढ़ावा दे रहे हो, ना कि हमारे देश की इकोनॉमी को? इससे अच्छा है बिको नहीं भाई, अपने आपके ईमान को मत बेचो। बेचने का मतलब है बिचना। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर विक्रम साराभाई 1-1.5 साल के लिए वहां पर अपनी स्टडी करने के लिए गए थे, जैसे हमारे महात्मा गांधी, परंतु उन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान की है। तो इन्होंने भी अपने देश के लिए जान कुर्बान की है। कैसे? विक्रम साराभाई तो उस समय जब चाइना और भारत का वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो दोस्तों अमेरिका ने एक बात कही कि भारत के पास इतना कुछ नहीं है कि जो चाइना से लड़ सके। तो उस समय रसिया सामने आया था और रसिया ने साथ दिया भारत का, और उस समय विक्रम साराभाई ने रसिया की मदद से एक काम किया। क्या काम किया? और ये कहा कि मैं एक ऐसा, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे कि अमेरिका जैसे और चाइना की आंखें खुल जाएं। तो रसिया ने और भारत देश ने उनका साथ दिया, सहयोग किया। उन्होंने एक ऐसी मिसाइल बनाई, ऐसी मिसाइलें बनाकर तैयार की जो इन्होंने 24 घंटे में बनाकर तैयार कर दी थी। कहने का अर्थ मैं आपको बता दूं, अमेरिका जिस मिसाइल को 3 माह में बनाकर तैयार करता था, उसी मिसाइल को हमारे विक्रम साराभाई ने, माननीय विक्रम साराभाई ने क्या किया? 24 घंटे में बनाकर तैयार कर दी थी। इसलिए विक्रम साराभाई से खौफ खाता था हमारा अमेरिका। अपना अमेरिका नहीं कहने का है, तो ये एक विदेश है, परंतु जो देश है एक अमेरिका, तो ये विक्रम साराभाई से क्या खाता था? खौफ खाता था, डर खाता था। समझ गए दोस्तों? तो विक्रम साराभाई ने ही 1962 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया था। यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो गठन हुआ था वो भी इन्हीं के कारण हुआ था, इन्हीं के कारण हुआ था। कब हुआ था? प्रश्न नंबर 23 में अनुसार देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969, यानी कि 15 अगस्त 1969 को। समझ गए दोस्तों? अब देखिएगा अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है 24वां, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों अंतरिक्ष विभाग हो और अंतरिक्ष आयोग दोनों का गठन 1972 ईस्वी को हुआ था। इस समय हमारे डॉक्टर साराभाई नहीं थे, विक्रम साराभाई नहीं थे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैं आपसे बारंबार कह रहा हूं, ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। और ये सर्विस और स्टडी चैनल भारत देश में हर युवा के साथ, हर पढ़ने वाले बच्चे के साथ है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शेयर करेंगे तो हमारे वीडियोज भी ज्यादा से ज्यादा लोग बना पाऊंगा और मुझे मोटिवेट भी होगा, मैं अपने आप को मोटिवेट भी समझूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे सहारा बन रहे हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमेशा भारत देश के साथ रहिए। मैं भारत देश की इकोनॉमी को बढ़ाने की चेष्टा ही कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब यहाँ की कंपनी ही नहीं है, यूट्यूब किसी अदर की कंपनी है, अमेरिका वगैरह की कंपनी है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अमेरिका से जो पैसा आएगा वो हमारे देश में ही लगेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं।